पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ? इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे। यूनानी विद्वान कस्तुंतनिया से भागकर रोम आए थे, साथ ही अपनी ज्ञान की सामग्री भी साथ में लेकर आए थे। इसके अलावा रोम और इटली अन्य नगरों के चर्च लैटिन साहित्य से परिपूर्ण थे, अतः विद्वानों को नवीन ज्ञान का दीप जलाने में यहाँ के संग्रहालय तथा वृहद पुस्तकालयों से महान सहायता मिली। इसके अलावा यूनानी व रोम विद्वानों ने यहाँ एक साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर नई विचारधारा को सुगमता प्रदान की। मानववाद दूसरा है मानववाद का केंद्र होना। मानववादी आंदोलन का सर्वाधिक उत्कर्ष इटली में ही हुआ है। इस आंदोलन में जिन विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ उनमें उल्लेखनीय थे माइकल एंजिलियो और मैकियावेली, राफेल, दांते, पेट्रार्क। मानवतावाद का जन्मदाता पेट्रार्क को ही माना जाता है। दांते और पेट्रार्क फ्लोरेंस में रहते थे, अतः पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया फ्लोरेंस नगर से ही तीव्रता से लक्षित हुई। तीसरा कारण है इटली धनी नगर था। मध्य युग में इटली में कई नगर पूर्वी देशों के व्यापार के कारण धनी बन चुके थे। ये सांस्कृतिक प्रोत्साहन देने में समर्थ थे। इसके अलावा इन नगरों में धनी पुरुष नवीन कलाकृतियों को जुटाने में भी सक्षम थे। चित्रकला व स्थापत्य कला का तो निखार सर्वप्रथम इटली के नगरों में ही हुआ। संत पीटर का गिरजाघर जो रोम में निर्मित है, आज भी विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है। अगला है चौथा कारण, धर्म युद्धों से लौटने वालों ने इटली को ही अपना निवास स्थान बताया। मुसलमानों के विरुद्ध विभिन्न धर्म युद्धों में यूरोप के लगभग सभी लोगों ने भाग लिया। पोप की प्रेरणा से किसान, सामंत, शासक, व्यापारी इन युद्धों में सम्मिलित हुए। युद्धों से लौटकर जब व्यापारी, सामंत, किसान यूरोप आए तो वे इटली में ही बस गए। इस प्रकार वे पूर्वी देशों व मुस्लिम सभ्यता के विचार अपने साथ लाए और उन्हें इटली में प्रसारित करने लगे। परिणाम स्वरूप इटली में ही यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। लॉरेंजो का सहयोग, जैसा कि बताया जा चुका है कि इटली के धनी पुरुषों ने पुनर्जागरण को फलीभूत करने में महान योगदान दिया। इन पुरुषों में लॉरेंजो का नाम उल्लेखनीय है। वह फ्लोरेंस का व्यापारी था और उसने फ्लोरेंस में सुंदर उद्यानों, भवनों, राजप्रसादों को अलंकृत किया। उसने अपने महल में चित्र बनाने हेतु अच्छे चित्रकार आमंत्रित किए। लॉरेंजो ने यूनानी पांडुलेखों को लैटिन भाषा में अनुवाद कराकर पुनर्जागरण में सहयोग दिया। इसी कारण वेनिस उस समय इटली का एथेंस बन गया। पोप निकोलस पंचम का सहयोग। छठा कारण है संत पीटर्स का गिरजाघर निर्माण कराने वाला निकोलस पंचम था। उसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की और लगभग समस्त रोम का निर्माण कराया। उसने भी रोम में उल्लेखनीय विद्वानों को आमंत्रित किया। लॉरेंजो यद्यपि पोप की सत्ता का विरोधी था, फिर भी उसके द्वारा आमंत्रित किया गया यह सम्मानित भी किया गया। इसीलिए निकोलस पंचम के काल में पुनर्जागरण में स्वर्णकाल कहा जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन का प्रबल समर्थक होते हुए भी वह विचारों से मध्ययुगीन था। हाँ, तुर्कों के विरुद्ध धर्म युद्धों को आयोजित करने में उसका महान हाथ था। उसकी भांति ही दूसरा पोप पियुस द्वितीय भी मानवतावादी और पुनर्जागरण का प्रबल समर्थक था। इसी कारण निकोलस के उपरांत इस आंदोलन में वह भी अपना सहयोग प्रदान करता रहा। बच्चों, अगला कारण है फ्लोरेंस का सांस्कृतिक केंद्र होना। फ्लोरेंस में उस समय शांति थी। यहाँ साहित्य और कला का विकास सुगमता से हो सका। मानवतावादी विद्वानों का केंद्र भी यही नगर था। लॉरेंजो भी इसी नगर का निवासी था, जो स्वयं कला प्रेमी था। कई मानवतावादी विद्वान व कलाकार उसके संरक्षण में आबाद थे। उसका परिणाम यह हुआ कि फ्लोरेंस समस्त यूरोप में जो है वो बौद्धिक राजधानी बन गया। इस नगर की आर्थिक समृद्धि में कलाकारों ने अच्छी भूमिका तैयार की। इटली के पुनर्जागरण का श्रीगणेश करने वाला प्रथम व्यक्ति दांते था। उसका जन्म भी फ्लोरेंस में हुआ। अगला कारण है आठवां, रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना। पुनर्जागरण आंदोलन में लैटिन व यूनानी भाषाएं सहायक सिद्ध हुई। यूनानी साहित्य तो कुस्तुंतनिया से आने वाले यूनानी विद्वान अपने साथ लाए थे तथा लैटिन साहित्य का भंडार उन्हें इटली में उपलब्ध हुआ। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप की एकमात्र भाषा लैटिन थी। सारे ग्रंथ लैटिन में ही रचे गए थे, अतः इटली लैटिन साहित्य का
केंद्र प्राचीन काल से ही बना हुआ था। इसी कारण इस आंदोलन की प्रेरणा देने का भी महान केंद्र बन गया। दांते कवि को पुनर्जागरण का महान निदेशक और प्रणेता माना जाता है। वह इटली का ही निवासी था और अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी लैटिन भाषा में ही रची। इस ग्रंथ में पोप और सामंतों के नैतिक पतन की और जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट किया। उसे स्वतंत्रता तथा व्यक्तिवाद की भावना का प्रसार करने वाला माना जाता है। यही भावना नवीन संस्कृति के हर पहलू में पाई जाती है। पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ होने का अंतिम कारण है इटली में विभिन्न जातियों का होना। इटली में ही पुनर्जागरण आरंभ होने का कारण यह था कि उस प्रायद्वीप में विभिन्न जातियां निवास करती थी। इन जातियों के में गाथ, लोम्बार्डी, फ्रैंक और अरब जातियां प्रमुख थी। रोमन, बाइज़र्नाइटन और अरब सभ्यताओं के पारस्परिक संपर्क और समन्वय के फलस्वरूप मानसिक उन्नयन और व्यापारिक, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलन का यहाँ होना स्वाभाविक ही था। अब पुनर्जागरण इटली में क्यों प्रारंभ हुआ, इसके भी दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि इटली के प्राचीन साहित्य और ज्ञान को पुनर्जीवित किया और इस पक्ष को सबल बनाने वाले मानवतावादी थे और पेट्रार्क का नाम उल्लेखनीय है। इटली को के पुनर्जागरण का दूसरा पक्ष है प्राचीन कला को पुनर्जीवित करना। मध्यकालीन कला में स्वतंत्रता और प्राकृतिक चित्रण का अभाव था। कला में सादगी थी। पुनर्जागरण की कला इन प्रतिबंधों से मुक्त होकर सजीव हुई और यदि पेट्रार्क मानवतावाद का जन्मदाता था तो निकोला पिसानो पुनर्जागरण की मूर्ति कला का जन्मदाता था। उस पर प्राचीन कृतियों का प्रभाव था। इटालियन पुनर्जागरण की प्रतिनिधि कला चित्रकला को ही माना जाता है। शिल्प कला के माध्यम से आशा और विश्वास, खुशी और निराशा की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई। अब है पुनर्जागरण का प्रभाव। साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखते हैं। साहित्य के पुनरुत्थान का पहला केंद्र इटली था। 14वीं शताब्दी में ही इटली में यूनानी भाषा में रुचि जागृत हुई। इस नवीन युग का निर्देशक महाकवि दांते था। उसने अपनी मातृभाषा इटालियन में डिवाइन कॉमेडी नामक एक सुंदर काव्य लिखा। इस काव्य में उसने नरक के मर्म स्पर्शी काल्पनिक दृश्यों का वर्णन किया है। अतः स्पष्ट है कि यह काव्य दांते के काल्पनिक विचारों की उपज है। फिर भी उसमें मध्ययुगीन भावनाएं, सामंत सरदारों के नैतिक पतन, तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट झलक दिखती है। अरस्तु सच्चे दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए और रोम के प्रसिद्ध कवि वर्जिल ने को अपना पथ प्रदर्शक बनाया। दांते के पश्चात पेट्रार्क के बाद अन्य विद्वानों ने इस समय अपना विशेष योगदान दिया। मानवतावादी विद्वानों में इरास्मस भी प्रमुख था। हालांकि इसका अधिक समय इटली में ही व्यतीत हुआ। वह वर्तमान व्यवस्था का विरोधी था, अनुकूल सुधार चाहता था। उसकी प्रखर विद्वता, असाधारण प्रतिभा और आकर्षक शैली थी। उसने मूर्खों की प्रशंसा नामक पुस्तक लिखी और अपनी पुस्तक में उसने धर्माधिकारियों के पाखंड पर अच्छा व्यंग कसा। उसके साथ ही उन लोगों की भी आलोचना की जो पादरियों के पाखंड में विश्वास करते थे। यूरोप पंडित नेहरू लिखते हैं कि इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और इतने सुंदर, इतनी संपन्न और शक्तिशाली हो गई कि आज भी उन्होंने आज की सुंदर भाषा का रूप धारण कर लिया है। कला पर भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला पर भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। पुनर्जागरण के अन्य प्रभाव में राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रभाव में हम देखते हैं कि संयुक्त यूरोप कई राष्ट्रों में विभक्त हो गया। यूरोप में सामंतवाद का ह्रास हुआ। उसके स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीतिक कार्यों में पोप का प्रभाव समाप्त हो गया। जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अगला है शक्तिशाली राष्ट्रों के शासन में साम्राज्यवादी भावना का सूत्रपात हुआ। और छठा और अंतिम राजनीतिक प्रभाव है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जनता राज्य को ईश्वरकृत न मानकर मानवकृत मानने लगी। अतः शासक की आलोचना करना भी वह अपना कर्तव्य समझने लगी। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव पड़ा। पहला जनता का धार्मिक अंधविश्वास धीरे धीरे नष्ट होने लगा। दूसरा है पोप पर जनता का प्रभाव कम होने लगा। तीसरा है
कि जनसाधारण के लोग अब रोम को अधिक महत्व न देकर अपने राष्ट्र को महत्व देने लगे। चौथा है, लोग अपने स्वतंत्र चिंतन को धर्म की भांति स्वरूप में देखना चाहते थे। सामाजिक प्रभाव है, मानवतावाद का प्रादुर्भाव हुआ, व्यापारी वर्ग की समाज में शक्ति बढ़ी, कुलीन वंशीय लोगों का आदर सत्कार में न्यूनता का समावेश हुआ। चौथा है, जनता शिक्षित होने लगी। पांचवा है, किसान और दास भी स्वतंत्र हो गए। अंतिम आर्थिक प्रभाव है, वह व्यापारिक क्रांति का प्रसार दिनों दिन होने लगा, व्यापारी वर्ग धनी बन गए और इससे यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ और दास किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण ने मानव जीवन को सुखी बनाया, उसका मस्तिष्क जीवन को विकसित करने की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हुआ। डेविड सेविल मुंजे इस प्रकार लिखते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के विद्वान जो इस यूनान के दर्शन शास्त्र और अरब के विज्ञान का शोषण कर रहे थे, अब वह बंद हो गया। 12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में जो धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हुई, उन्होंने मध्यकालीन धार्मिक प्रभुता को समाप्त कर दिया और नवीन मानवीय प्रवृत्तियों को मार्ग दिया। आज इतना ही। नमस्कार।